हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है 4B मूवमेंट जो है वो काफी चर्चा में है। देखिए पॉपुलेशन क्राइसिस को लेकर के ऑलरेडी जो है वो काफी कंट्रीज जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहे आप इटली की बात कर लो, चाहे आप जापान की बात कर लो, जहां पे जो बर्थ रेट्स है वो काफी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। इवन चाइना में जो किंडरगार्टन स्कूल्स हैं, बेसिकली केजी लेवल पे जो स्कूल्स हैं वो धीरे धीरे शट डाउन हो रहा है, बंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना में जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, जो चाइना ने 1980 के दशक से चालू कर रखा था, तो उसके वजह से आज वहां पे पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे एजिंग पॉपुलेशन पे पहुंच रहा है, ओल्ड एज पॉपुलेशन पे पहुंच रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं देखिए आज के समय में जहां अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है, रशिया यूक्रेन वॉर एक तरफ चालू है, इजराइल ईरान का लेकर के जो टेंशन है, यानी कि वेस्ट एशिया में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का अगर हम बात कर ले, और रीजनल लेवल पे भी जो टेंशन्स हैं, तो इस वजह से देखिए वॉर के लिए भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इन एस्पेक्ट में हम डिस्कस करेंगे। और ये 4B मूवमेंट भी क्या है इसको भी हम देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पोस्टर पर देख रहे हैं, ये 4B मूवमेंट जो है ये दरअसल महिलाओं के द्वारा ये प्रोटेस्ट जो है आप कह सकते हो, ये एक इन्होंने इनिशिएट करा है। ठीक है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ प्लेकार्ड्स देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने मतलब महिलाओं की इज्जत यानी कि डिग्निटी के खिलाफ, वायलेंस ना हो अगेंस्ट विमेन, एजुकेट योर सन्स, इस तरीके के यहाँ पे इन्होंने जो आप कह सकते हो कि फेमिनिज्म मूवमेंट की बात आप यहाँ पे रख सकते हो। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए यूएस इलेक्शंस के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के विक्ट्री के बाद में जो 4B मूवमेंट है वो एक्चुअली कहां से इनिशिएट हुआ? वो साउथ कोरिया से इनिशिएट हुआ। ठीक है, और कपल ऑफ इयर्स अगो ये मोस्ट सर्च टॉपिक्स हुआ करता था ऑनलाइन, साउथ कोरिया से इनिशिएट हुआ और ये काफी सर्चेबल टॉपिक है ऑनलाइन में। और मेनी अमेरिकन विमेन टुक टू सोशल मीडिया टू अनाउंस दैट दे आर अडॉप्टिंग इट इन देयर लाइव्स। बहुत सारी अमेरिका की जो महिलाएं हैं वो ऑनलाइन आकर के उन्होंने पोस्ट किया कि ये 4B मूवमेंट के साथ अब वो जुड़ रही हैं। ठीक है, तो ये अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के विक्ट्री के बाद से ये चीजें बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिल रही हैं। अब 4B का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। ठीक है, ये जो 4B है, दरअसल ये चारों B किस मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंड कर रहे हैं उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सी 4B स्टैंड्स फॉर 4 बिस और नो इन द कोरियन लैंग्वेज। ये जो भी टर्म्स दिए गए हैं ये कोरियन लैंग्वेज में दिए गए हैं, तो थोड़ा बहुत जो है वो प्रोनाउंसिएशन में मतलब चेंजेस हो सकता है। जैसे पहला है बिहन, दूसरा है बिशोलन, और तीसरा है बियोनई, और फिर है बिशेक सेव। अब यहाँ पे इनका मतलब क्या है? ये 4B का मतलब अगर हम नॉर्मल समझे तो सबसे पहला है कि रिफ्यूजल ऑफ हेटेरोसेक्सुअल मैरिज, मतलब एक जो मेल और फीमेल पार्टनर के बीच जो विवाह कराया जा रहा है ये हेटेरोसेक्सुअल मैरिज के खिलाफ है। होमोसेक्सुअल ठीक है, लेकिन हेटेरोसेक्सुअल मैरिज मतलब पहला बात तो विवाह नहीं करनी है इनको, पहला चीज। दूसरा चीज है बच्चे पैदा नहीं करना है, नो चाइल्ड बर्थ। ठीक है, और इसी के साथ साथ में रोमांस भी इनको मतलब नो रोमांस, और इसी के साथ साथ में नो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। ठीक है, यानी कि ना ही मैरिज विवाह, ना ही बच्चे चाइल्ड बर्थ, ना ही रोमांस और ना ही सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब ये जो मूवमेंट है इसका शुरुआत जो है वो साउथ कोरिया से हुआ, ये हमने देख लिया था 2016 के आसपास, जब एक यंग वुमेन को मर्डर कर दिया गया था सियोल के सबवे स्टेशन में। साउथ कोरिया की जो राजधानी है सियोल, यहाँ पे। और इनका जो किलर है इन्होंने बेसिकली मेंशन करा कि he had felt ignored by women। अब सोचिए आप, ये मिसोजिनिस्ट अप्रोच वाले लोग ही तो है कि मतलब अब वो, क्योंकि मतलब ये जो किलर है इसको लगा कि भाई मैं प्यार करता हूं तो वो बंदी करती है नहीं करती है, लेकिन एट द एंड फोकस होना चाहिए था, मतलब ये नहीं मिला अगर, तो इसलिए उन्होंने मर्डर कर दिया लिटरली। मतलब कोई किसी को इग्नोर कर देगा तो आप मर्डर कर दोगे, तो ये मिसोजिनिस्ट अप्रोच ही है। देखिए महिलाओं के प्रति घृणा की जो भावना है ना, ये भी एक बहुत गलत अप्रोच है। ये कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, ठीक है, इनका खुद का भी डिग्निटी है, इनका खुद का भी चॉइस है, फ्रीडम ऑफ चॉइस सबके पास है। तो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस, पहला बात तो ये सबको मिलना चाहिए, और उस फ्रीडम ऑफ चॉइस का इस्तेमाल करना कोई गलत नहीं है अगर अपने डिग्निटी के बारे में बात आए तो ये मतलब हुआ जब मल्टीपल विमेन साउथ कोरिया की रिपोर्ट करती हैं कि मतलब कई सारे स्पाई कैंप्स उनके वॉशरूम्स में देखने को मिले हैं, और वाइल हैविंग सेक्स बाई स्ट्रेंजर्स एज वेल एज मेन नोन टू देम। और इस केसेस में पुलिस जो है वो भी होस्टाइल है विक्टिम्स को लेकर के। तो ये है पूरा का पूरा मामला। ठीक है, यहां से निकल करके आता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो मूवमेंट है ये एक स्ट्रेन ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म के तरफ में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो
स्ट्रेन ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म, जो मानता है कि जो हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं एट देयर हार्ट ये रिमेन करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेशन, और महिलाएं जो है नीड टू ब्रेक फ्री ऑफ देम कि वो ट्रूली इंडिपेंडेंट हो सके, ठीक है, एंड हैप्पी, सो दे अडॉप्ट फोर नोज, वो मतलब नो डेटिंग, नो सेक्स, नो मैरिज और नो चाइल्ड बेयरिंग, ठीक है। अब इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो मैरिज जो है यहाँ पे डाउरी जैसी चीजें भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं हमारे यहाँ, ये आप देख ही रहे होंगे। साथ ही साथ में जो बर्डन है ऑफ रनिंग द मैरिड होम एंड रेजिंग द चाइल्ड इज डिस्प्रपोर्शनेटली ऑन वुमेन। अब भारत के केस में अगर हम देखें तो मान लो पति पत्नी का विवाह हो जाता है और उसके बाद में जो घर चलाने की जो जिम्मेदारी होती है, जहां पे जो महिलाएं हैं वो डोमेस्टिक एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा करती हैं, जो शायद उस लेवल पे अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता और उसको मतलब वो अनपेड रखा जाता है, तो इसलिए हम उसको बहुत ज्यादा एक रेस्पेक्ट के तौर पर शायद नहीं देखते हैं। साथ ही साथ में मतलब जो बच्चों को रेस करने की बात आती है, उनको मतलब पाल पोस कर बड़ा करने की बात आती है, वहां पर भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन एक महिला का ही होता है, एक माँ का ही होता है। यानी कि फिर से हम देख रहे हैं ये डिस्प्रपोर्शनेट है। अब अगर बेसिकली वो जो चाइल्ड आया है वो म्यूचुअल मतलब ओवरऑल से निकल करके आया है, लेकिन अब वहां से अगर ये चीजें हैं कि भाई म्यूचुअली ये डिसीजन से तो बच्चा हुआ है, लेकिन अब उसके बाद उसका जो वेल केयर होना चाहिए वो तो जॉइंटली होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि किसी एक केस द्वारा ही होना चाहिए। और मेनी विमेन आर पीनलाइज्ड एट देयर वर्क प्लेसेस, बहुत महिलाओं को तो भारत में पीनलाइज मतलब पेनल्टीज भी लगाए जाते हैं उनके वर्क प्लेसेस पे फॉर मदरहुड ड्यूटीज, ठीक है। तो वो मतलब अपने फीटस को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती हैं, या फिर मतलब थोड़ा वो एक्सेस जल्दी अगर निकलना हो या मतलब किसी प्रकार का, तो उनको पीनलाइज किया जाता है उस चीजों के लिए। एंड इंटीमेट पार्टनर वायलेंस इज कॉमन, तो यहाँ पे ये चीजें भी देखने को मिलती हैं। हालांकि महिलाएं जो है वो सपोज करी जाती हैं टू एंड्योर ऑल दिस फॉर द सेक ऑफ लव एंड ड्यूटीज, तो ये कहा जाता है कि भाई आप वो सब कुछ मतलब सह भी लेती हैं प्यार और ड्यूटी को लेकर के, कि ठीक है मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, या मतलब उनको अपने बेटे के लिए, उनको अपनी बेटी के लिए, बच्चों के लिए इन शॉर्ट करना है, तो इसलिए वो सेक्रीफाइस भी कर जाती हैं। और ये बहुत लिटिल एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम मेन एक्सेप्ट अर्निंग मनी, मर्दों से सिर्फ यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मतलब पैसा कमा के देंगे। हालांकि आज वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, हम ये मतलब एक रेडिकल फेमिनिज्म जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो यहाँ हम भारतीय कंटेक्स्ट में देख रहे हैं हमारे यहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो आज भी बहुत ज्यादा वेस्ट से इंस्पायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिल रहा है किस तरीके से जो माँ का सेक्रीफाइस है वो भी यहाँ पे चर्चा किया गया है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो प्रोपोनेंट्स हैं 4B मूवमेंट के, ये मानते हैं कि अनलेस मेन वर्क मोर एक्टिवली फॉर अ जेंडर जस्ट सोसाइटी, वुमेन शुड नॉट रिवॉर्ड देम विथ चिल्ड्रन, लव एंड इमोशनल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लेबर। बहुत अच्छी बात यहाँ पे है कि मतलब जब तक जो पुरुष हैं वो बहुत मतलब मेहनत करके जेंडर जस्ट सोसाइटी के तरफ आगे नहीं बढ़ते, न्यूट्रल सोसाइटी के तरफ, तब तक महिलाओं को उनके बच्चों के साथ में, प्यार के साथ में, इमोशनल या बाकी फॉर्म्स ऑफ लेबर के साथ में रिवॉर्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। एसेंशियली ये जो मूवमेंट है ये चाहता है कि महिलाएं जो है वो इमेजिन करें और ज्यादा रोल खुद के लिए, रादर देन जस्ट बीइंग अ वाइफ एंड अ मदर, ठीक है। तो इसके बियॉन्ड भी उनका वो रोल एक्सेप्ट किया जाए। विमेन नॉट बॉक्ड डाउन बाय डोमेस्टिक ड्यूटीज, सिर्फ घर के कामकाज नहीं, एंड नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ मैन, सिर्फ एक मर्द के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। फोकस ऑन देयर ओन एम्स, उनके खुद के भी एम्स हैं, सपने हो सकते हैं, उनको पूरा करना है, हॉबीज हैं, तो वो भी वो टाइम दे सके, कंफर्ट, खुद के आराम, खुद की खुशियों के लिए। और यही ये जो मूवमेंट के फॉलोअर्स हैं इनका ये मानना है, ठीक है। और ये एडवोकेट करते हैं कि विमेन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सॉलिडारिटीज विद अदर विमेन। अब इसमें मतलब ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है लेस्बियन रिलेशनशिप्स के ही, बल्कि विमेन कैन डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर कंफर्ट, कंपेनियनशिप एंड इमोशनल सपोर्ट व्हाइल वर्किंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है मैटर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में जानेंगे इसके बारे में, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी 2026 या 27 की तैयारी कर रहे हैं और आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत है, आपको मेंस आंसर राइटिंग में गाइडेंस की जरूरत है, या पूरे प्रोसेस में प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक आपको लगता है कि नहीं ठीक है आप ऑथेंटिक तैयारी करना चाहते हैं, तो उस मतलब तरीके से आप कहीं ना कहीं कविश आईएएस के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको कोलकाता में 2 सेंटर्स हैं हमारे, वीआईपी रोड और हाजरा रोड, तो आप यहाँ पर आकर के जो है वो जुड़ सकते हैं ऑफलाइन में भी, और बहुत अच्छे से आप स्ट्रीमलाइन अपनी तैयारी को रख सकते हैं। और लेक्चर से भी आई होप आप लोगों को हेल्प मिल रहा होगा। बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, तो वहां से आप बिल्कुल देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि व्हाई इज इट गेनिंग पॉपुलैरिटी इन अमेरिका नाउ। अब ये अमेरिका में ही क्यों पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है,
तो जब यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ओवरटर्न करा था रो वर्सेस वेड इन 2022, तो उस केस में, ये केस का नाम ध्यान रखिएगा, रो वर्सेस वेड इन 2022, ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, टेकिंग अवे द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन। तो जो अबॉर्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको लिया गया था, ठीक है। इट अनडिड मोर देन 50 years of activism. The battles that second wave feminists fought and won are now to be fought all over again, ठीक है। और न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार नवंबर इस साल तक देखें तो 21 states have banned abortion और restricted the procedure earlier in pregnancy than what was granted in Roe versus Wade। जो दिया गया था उससे भी ज्यादा इन लोगों ने मतलब अपने आप को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना लिया है, और ये बेसिकली एक क्राइम माना जा रहा है अबॉर्शन का। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। यूएस का ये यहाँ पे मैप आपको देखने को मिल जाएगा, 50 स्टेट्स हैं। तो ये हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। ये नीचे गल्फ ऑफ मेक्सिको आप देख रहे हो, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे की तरफ रुख करते हैं। इलेक्शन के बाद में प्रो ट्रम्प जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये मतलब मिसोजिनिस्ट कैंपेन जो है जिसमें कहा जा रहा है योर बॉडी माई चॉइस। मिसोजिनिस्ट मतलब वही कि जो महिलाओं को लेकर के वो मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते, वो मतलब कंप्लीटली आप कह सकते हो कि नफरत सा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने कैंपेन चलाया था योर बॉडी माई चॉइस, तो जो नॉर्मलाइज करता है रेप और पोस्ट प्रेगनेंसी को, ठीक है। तो वो मानता है कि रेप जो है वो नॉर्मल है या पोस्ट प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। अब ये कैसे नॉर्मल है आप समझ सकते हैं। अनडाउटेडली द स्लोगन वाज एन एंटीथेसिस ऑफ द फेमिनिस्ट स्लोगन। जो फेमिनिस्ट स्लोगन चल रहा है दैट माई बॉडी माई चॉइस, उसका ठीक उल्टा ये है योर बॉडी माई चॉइस। द अंडरलाइंग आइडिया इज टू स्ट्रिप वुमेन ऑफ देयर एजेंसी। यहाँ महिलाओं को सप्रेस करने की बात जो है वो यूएस में चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एंजेलिका अरिबम इन अमेरिका द मूवमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट रेजिस्टिंग डीपली रूटेड सिस्टमिक इनइक्वालिटीज। ट्रेडिशनल जो जेंडर रोल्स हैं और जो डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन है डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, वो भी मतलब धीरे धीरे हम देखें तो यहाँ पर वो ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। अब कुल मिलाकर के देखिए, जब भी जेंडर गैप इंडेक्स की बात करी जाती है तो यहाँ पर आप इन तरीके से चीजों को दिखा सकते हो कि भाई यूएस वगैरह में भी जो बहुत डेवलप्ड हम मानते हैं नेशन है, वहां पर भी किस प्रकार का जो इन्फ्लुएंसर्स कैंपेन जो है वो चल रहा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो जेंडर न्यूट्रलिटी को आगे बढ़ने के लिए बहुत मतलब मेहनत करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में बहुत सारे कंट्रीज का जो स्थान है वो बहुत अच्छा नहीं आता है, और परफेक्ट तो हम कह सकते हैं कोई भी नेशन अब तक नहीं बन पाया है। एवरेज अगर हम देखें तो लगभग 100 साल लग जाएंगे बराबर करने के लिए विश्व को। अब वाई डू सम नॉन सेक्सिस्ट पीपल ऑल्सो अपोज 4B, ये भी थोड़ा देख लेते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि कटिंग ऑफ कॉन्टैक्ट विथ मेन इज नॉट अ सोल्यूशन। ये सिर्फ एक ओनस डालता है टू स्टेइंग अवे फ्रॉम मेन ऑन द वुमन। इंस्टीड हमें डिमांड करना चाहिए चेंज और अकाउंटेबिलिटी मर्दों से। बिलीव करना कि मेन एज इनकेपेबल ऑफ रिफॉर्म कैन प्ले इनटू द बॉयज विल बी बॉयज स्कूल ऑफ थॉट। मतलब एट द एंड उन्होंने कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ाने की बात करी है। उन्होंने कहा है कि मतलब रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो इस तरीके से आप खुद से ये चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। थोड़ा पॉपुलेशन के बारे में हमने जिक्र करा है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे इस चीज को यहाँ पर मेन एंगल से कवर करते हैं। ये आपके सोसाइटी के एंगल से भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जीएस पेपर 1 के लिए, साथ ही साथ में इकोनॉमी के एंगल से भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है जीएस पेपर 3 के लिए। तो आप यहाँ से मतलब अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब टोटल फर्टिलिटी रेट, पहली बात तो ये टर्म आपने सुना होगा TFR। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब एक रिप्रोडक्टिव एज में जो महिला होती है, जो अमूमन 15 to 49 ईयर्स एज ऑफ माना जाता है, अगर उस दौरान वो जितने मतलब बच्चों को जन्म देती हैं उसी मतलब नंबर को कहा जाएगा TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। अब यहाँ आप देखिए, डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू वुमेन ड्यूरिंग देयर चाइल्ड बेयरिंग ईयर्स। और डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? तो ये जो लार्ज वर्क फोर्स है यंग पीपल का, जो 15 to 64, ये देखिए, ये आप ध्यान रखिएगा कि जो यंग पीपल का डेफिनेशन है वर्क फोर्स का, ये 15 to 64 है। प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है, हु डोंट हैव टू वरी अबाउट केयरिंग फॉर मेनी माइनर और एल्डरली डिपेंडेंट्स। तो ये है डेमोग्राफिक डिविडेंड के, इनका इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भारत में। तो दशकों के फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज को प्रमोट करने के बाद में पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो किया गया और ये सक्सेस हुआ। इसकी वजह से मतलब आज एजिंग पॉपुलेशन का क्राइसिस भी बढ़ रहा है। देखिए, आबादी कम होगा तो जो बचे हुए आबादी रहेंगे वो एजिंग पॉपुलेशन
के भी आगे मतलब रिजल्ट करेंगे, और इसके वजह से पॉलिसीज यूनिफॉर्म नहीं रह पाई। सदर्न स्टेट्स एज वेल एज स्मॉलर नॉर्दर्न स्टेट्स हैव सीन अ मच शार्पर डिक्लाइन इन टीएफआर। तो भारत के जो मतलब साउथ इंडिया में जो स्टेट्स हैं या जो नॉर्थ ईस्ट में है, वहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन तो हुआ, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स में उस लेवल पे नहीं हुआ। तो इस वजह से भी ये ट्रांजिशन आप देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर आप ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल 2019 और 2021 का रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत है, सेंसस वगैरह कंडक्ट करने का काम करते हैं। अब तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में टीएफआर 1.4 है, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश यहाँ 1.5 है। वहीं लगभग आप देखोगे 2 से ज्यादा बिहार में और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में है, ठीक है। इसीलिए बिहार आज भी पॉपुलेशन डेंसिटी में टॉप पे है, जबकि उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि जिन स्टेट्स का टीएफआर लो है वो डेवलप तो किए हैं तेजी से, लेकिन आज वो रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन फेस कर रहे हैं। जैसे सदर्न स्टेट्स विकास तो किए हैं, लेकिन अब वो एक पीक पे पहुंचने के बाद एजिंग पॉपुलेशन भी आ रहा है। भारत का जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो माना जा रहा है कि 10% से मतलब 2021 में जो हुआ करता था वो 15% तक पहुंच जाएगा बाई 2036। और ये भारत का इंडिया एजिंग रिपोर्ट जो है, जिसको पब्लिश यूनाइटेड नेशंस का, ये FPA 2023, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि मतलब डेटा 10% 2021 में हुआ करता है और ये बढ़ करके 15% हो जाएगा बाई 2036, ठीक है। यहाँ आपने 10% दिखा दिया, यहाँ आपने 15%, और ये जो है वो बेसिकली इंडिया एजिंग रिपोर्ट जो बेसिकली UNFPA के द्वारा पब्लिश करा गया 2023 में, इंडिया एजिंग रिपोर्ट UNFPA 2023, किस तरीके से 10% से यहाँ पे 15% पे पहुंच जाएगा एल्डरली पॉपुलेशन, यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी और बेहतर करना होगा। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो कुछ स्टेट्स में देखें तो केरल वगैरह में सीनियर सिटीजन्स 15% ऑफ द पॉपुलेशन है, जो कि 2036 तक तो ये 25% पहुंच जाएगा। जहां हमने एवरेज देखा था 15% का, वहीं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25% केरल जैसे स्टेट का हालत हो जाएगा। वहीं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी हम देखेंगे तो अगेन ये 20%, मतलब एवरेज 15% से ज्यादा ये है। वहीं बिहार में 8% जो है वो बढ़कर के 11% तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो किस तरीके से मतलब इनइक्वालिटीज दिख रहे हैं। नाउ इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो स्टेट्स अनेबल टू टैप बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड ड्यू टू ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो लिविंग एन इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, अब ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो, ये डिपेंडेंट हो जाएंगे। डिपेंडेंसी, ओल्ड एज को हम डिपेंडेंसी रेशियो ही मानते हैं कि ये अब किसी और पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। और इस वजह से जो घर में कमाने वाले 4 थे, अब अगर 2 ही होंगे तो ऑब्वियसली सेविंग्स कम होगा, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो चांसेस है कि पॉवर्टी पे जा सकते हैं। तो ये भी एक रीजन है। अच्छा, इसके अलावा हेल्थ में भी इम्पैक्ट हो सकता है, तो एक पॉइंट ये हमने देखा। दूसरा, प्रोमोशन ऑफ प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज, ठीक है। ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज क्या है। जैसे कि CM ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन्होंने कहा है कि मतलब ज्यादा बच्चे पैदा करने पे ये इंसेंटिवाइज करेंगे महिलाओं को, जैसे कि आपने देखा ही होगा, काफी फेमस स्टेटमेंट भी हुआ था इनका। फिर है रिडक्शन इन विमेन्स पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स विच विल हर्ट इकोनॉमीज ऑफ स्टेट्स। अब अगर महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम होगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ इंपैक्ट होगा उस राज्य का, तो विमेन का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए लेबर फोर्स में। साथ ही साथ सदर्न स्टेट्स एक्सप्रेसिंग कंसर्न्स विद फाइनेंस कमीशन सेइंग दे आर बीइंग पनिश्ड फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसीज। अब अगर आप देखोगे फाइनेंस कमीशन, जो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 41% का ट्रांसफर किया जाता है सेंटर से स्टेट्स का, ठीक है, ऐसा रिकमेंडेशंस है। तो उस केस में भी अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन वाइज भी मतलब मेंशन करा गया है, जहां सेंसस 2011 का इस्तेमाल किया गया है। उस एस्पेक्ट पे तो उत्तर प्रदेश ने आबादी तो कम नहीं किया है, लेकिन उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। लेकिन केरला ने अगर आबादी को कंट्रोल किया है तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए हमको पनिश बल्कि किया जा रहा है, ठीक है। तो ये फाइनेंस कमीशन वाले मुद्दे पे जो टैक्स ट्रांसफर किया जाता है वहां पे। फिर है इम्पैक्ट ऑन डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है, जैसे हमारे यहाँ अगर हम देखें तो 543 सीट्स हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है लगातार, ठीक है। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है 10 लाख की ही आबादी हो, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है 1 लाख की ही आबादी हो। अब 1 लाख वाले आबादी को गवर्न करना आसान होगा, लेकिन 10 लाख वाले आबादी को एक ही इंसान गवर्न करे वो मुश्किल होगा, और वो शायद फेयर भी नहीं होगा। तो इसीलिए
उस 10 लाख को 3 सीट्स में हम तोड़ सकते हैं। यही काम डिलिमिटेशन करता है, पॉपुलेशन के बेसिस पे सीटों का बंटवारा करना। ठीक है, तो ये भी चर्चा में रहा है, आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे डिलिमिटेशन को। और इनका जो फैसला होता है, जो ऑलरेडी हमने करंट अफेयर्स के वीडियोस में कवर किया है, तो आप पिछले वीडियोस को चेकआउट करिएगा। इनका फैसला बाइंडिंग होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अब तक ये 4 बार फॉर्म किए गए हैं। ठीक है, और 2026 तक इनका जो पॉपुलेशन सेंसस है वो 2001 के अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्ट करके रखे हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो करंट स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यह ज्यादा सीट्स गेन किए हैं एज कम्पेयर टू सर्दर्न स्टेट्स, और इससे फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो कमजोर हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप इस तरीके से यहाँ पे लिंक कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो का। तो हाउ मेनी ओल्डर पीपल आर देयर फॉर एवरी 100 पीपल ऑफ वर्किंग एज बिटवीन 18 to 59 ईयर्स। तो हमने ये वर्किंग एज ग्रुप है, ये आप ध्यान रखिएगा, वर्किंग एज ग्रुप कितना है, 18 to 59 ईयर्स। तो इस उम्र में हर 100 में से कितने बूढ़े लोग हैं, इस पे बात करा जा रहा है। तो ये जब रेशियो 15% के ऊपर चला जाए तो ये माना जाता है ऑनसेट, मतलब शुरुआत हो चुका है एजिंग क्राइसिस का, 15% से ऊपर। और हमने देखा है किस तरीके से जो केरल है, जो तमिलनाडु है, जो हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, ये उस रेशियो तक पहुंच रहे हैं। और अबव स्टेट्स जो है वो बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड का, और हेल्थ एक्सपेंसेस भी उनका ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो सदर्न स्टेट्स जहां 1/5 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन है, उन्होंने स्पेंड किया है महज 32% ऑफ द कंट्रीज टोटल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जबकि 8 हिंदी बेल्ट स्टेट्स जो आधे से ज्यादा आबादी है भारत का, उन्होंने महज 24% ही किया है। ठीक है, तो ये भी आप समझिए कि 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन होने के बाद भी, 20% ऑफ द पॉपुलेशन होने के बाद में भी इन्होंने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो 32% कर दिया। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब कि बहुत ज्यादा खर्च हो गया हेल्थ में, इसलिए क्योंकि वहां पे ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है। वेरस नॉर्दर्न स्टेट्स जहां पे 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां महज 24% ही हुआ है। तो ये भी आप इंपैक्ट देख रहे हो कि हेल्थ केयर में खर्च जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि प्रोनेटलिस्ट पॉलिसीज क्या है। तो इन पॉलिसीज के तहत गवर्नमेंट जो है वो एनकरेज करते हैं यंग कपल्स को कि वो मतलब बच्चे ज्यादा पैदा करें, और इंसेंटिव्स देने के लिए इस केस में क्या वो कर सकते हैं, मैटरनिटी लीव बढ़ा सकते हैं या पैटर्निटी लीव दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझिए इस बात को। मैटरनिटी लीव जो है वो हमारे डीपीएसपी में भी मेंशन है, सोशलिस्टिक का प्रिंसिपल में जब आप पढ़िएगा तो हमारे डीपीएसपी में भी मेंशन है। कौन से आर्टिकल में है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बात कर लेते हैं। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है ये बात करता है किस तरीके से 26 वीक्स ऑफ पेड लीव के बारे में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर 2 चाइल्ड बर्थ्स। ठीक है, 2 बच्चों के लिए, अगर तीसरा बच्चा होगा तो फिर उस केस में मतलब ये 12 वीक्स हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चाइल्ड सपोर्ट बढ़ाना या टैक्सेशन कम कर देना। प्रोवाइड कैश इंसेंटिव्स फॉर पीपल टू हैव चिल्ड्रन। तो वैसे माता पिता को और ज्यादा हम पैसे दे सकते हैं। 2015 से कंट्रीज लाइक हंगेरी, पोलैंड, ग्रीस, फिनलैंड एंड स्वीडन, जहां एजिंग एक मेजर इशू है, उन्होंने अडॉप्ट करा है प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज। ठीक है, सरकार जो है वो लगातार प्रमोट कर रही है ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज का सक्सेस जो है वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑन वेलकमिंग चाइल्ड। देखिए, सिर्फ बच्चे पैदा करना ही तो बहुत अच्छी बात नहीं है ना, सरकार एक हद तक ही आपको सपोर्ट करेगी। अब उसके बाद उस बच्चे को पैदा करने के बाद में वहां पर हम देखते हैं कि भाई उससे जुड़ा हुआ उसका हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो वो खर्च बढ़ता चला जाएगा। उस ट्रैप में फैमिली जो है वो अफोर्ड मतलब नहीं कर पाए हो सकता है, या फिर वो बच्चा जो है उसको उस लेवल पे फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, उसको ठीक से मतलब शिक्षा नहीं मिले या स्वास्थ्य नहीं मिले। तो ये आप देख सकते हो। दूसरा, नीड फॉर एडिक्वेट हाउसिंग। फिर हम देखें कि छोटा फैमिली होगा तो घर जो है वो छोटा होने से हो जाएगा, लेकिन बड़ा फैमिली होगा तो घर भी बड़ा होना चाहिए। तो फिर आज के समय में इन्फ्लेशन को ध्यान में रख करके वो भी एक बहुत चैलेंजिंग काम है। साथ ही साथ, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड लाइक किंडरगार्टन एंड देन स्कूल। तो ये भी एक मतलब मुद्दा है। और बिग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर वुमेन, कि महिलाओं के लिए भी मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अगर प्रेग्नेंट रहेंगी तो वो बहुत हद तक अनपेड ही रह जाएंगी। ठीक है, मतलब बच्चों का ख्याल रखने में, और इसके लिए उनको काम छोड़ना पड़ेगा। और ये बेसिकली परमानेंटली भी हो सकता है या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है, यानी कि एक पक्ष तो विकास करेगा मान लो मेल पक्ष, लेकिन फीमेल पक्ष विकास नहीं कर पाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा
बेसिकली ये हमारा लास्ट स्लाइड था जो इस टॉपिक से रिलेटेड था, एंड आई होप कि आपको बहुत डिटेल में डिस्कस करा है हमने ये टॉपिक। अब आपका मेंस का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम जो भी टॉपिक्स यहाँ पे ला रहे हैं वीडियोस के फॉर्म में, अगर आप लोग पूरा होलिस्टिकली देख रहे हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनसे जेन्युइनली हेल्प हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिला हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि और वीडियोस मिल सकें, और शेयर करिएगा इस वीडियो को भी मैक्सिमम लोगों तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।